गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने 2-3 लेक्चर्स में जो भी किया उसको अभी तक हमने प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करवाई हैं, मैं कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में हम उनको एक एग्जाम्पल के अंदर प्रॉपरली ट्राई करें। जब आप एक बार छोटी छोटी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली ट्राई कर लोगे तो आपको अपनी जो रूटीन वर्क में या आपकी जॉब में जो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कह सकते हो, उसके लिए आपको एक एक वीडियो या फिर यूट्यूब को आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे आपका अभी के लिए ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, अपनी जॉब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आप इस लेवल पे पहले शॉर्टकट्स और जो भी मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ उसको आप धीरे धीरे फॉलो करते रहो। उससे क्या होगा कि आपकी जो जब आप एक्चुअल में जॉब वर्क में अप्लाई करोगे तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ मुड़ के वापस से वो शॉर्टकट्स नहीं देखने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी। मैं 10 और 12 वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए डालूंगी कि आपकी जो पिछला रिवीजन हो जाए। तो हमने अभी तक जो किया था उसका रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको एक ही एग्जांपल में 3 चीज़ें मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल रेफरेंसिंग, एड्रेसिंग मोड्स एंड इसके अंदर एक हम इफ़ फंक्शन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने YouTube पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं एक्सेल, और कुछ लोग इस तरह से इसको हाईलाइट कर करके पढ़ा रहे हैं कि इफ़ वी लुकअप ये वो। ऐसा कुछ भी पहाड़ बनाने वाली ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि ये इतनी यूज़फुल और सिंपल एट द सेम टाइम। आप इनको एक बार बेस बना लो। आपको एक्सेल के अंदर किसी की हेल्प भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको रूटीन में अप्लाई करने लग जाओगे। तो आज हम जो करेंगे वो बिल्कुल स्लो स्पीड में मैं आपको इफ़ फंक्शन भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने का और भी आगे का शॉर्टकट। तो आप प्लीज़ नोटबुक लेके बैठो। आप जो भी शॉर्टकट्स मैं आपको करवाऊंगी वो शॉर्टकट्स मैं आपको लिस्ट में भी अभी लिखती जाऊंगी साथ में, तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट नेम्स है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और नेम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अभी के लिए मैं आईडी लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें भी मुझे आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है। तो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं सिर्फ इसके लिए नेम लेती हूँ। हम इसको कैप्स लॉक में रखते हैं। वैसे इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ऑटोमेशन है। अभी के लिए जितना कुछ हमने सीखा है मैं सिर्फ वही अप्लाई करने वाली हूँ। सपोज उनके सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 3, देन टोटल मार्क्स। अभी पहले हम ये करेंगे। इसमें सिर्फ जो हमारी अपनी प्रॉब्लम की वैल्यूज़ हैं, जो रैंडम वैल्यूज़ हैं, हमें सिर्फ वही खुद एंटर करनी पड़ेंगी। बाकी किसी भी चीज़ के लिए हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा ऐसा एक एक करके टाइप करना। देखो जैसे मेरे स्टूडेंट्स, अभी मैं 6 स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताती हूँ। 6 स्टूडेंट्स को लेने के लिए मैंने क्या किया कि जैसे 101, 102, मैं इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं माउस का पॉइंटर लेके आती हूँ। जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये यहाँ पे दिखा रहा है प्लस साइन। मीन्स ये माउस पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन अपने आप ही इसकी शेप चेंज हो जाती है। जब ये यहाँ पे प्लस साइन बन जाएगा तो मैं इसको ड्रैग करूँगी। इसने ऑटोमेटिकली क्या देखा कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा था 101, 102, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया। तो अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं 101 और अप टू 105 जैसे, और इनके लिए मैं जैसे नेम फिल करती हूँ। नेम फिलिंग में भी हमने एक चीज़ यूज़ की थी। जैसे मैं अपना नेम लेती हूँ सोनिया। नेक्स्ट जैसे ही मैं एस प्रेस करती हूँ तो ये ऑटो फिलिंग ऑप्शन है। ये अपने आप क्या करता है, ऑटो कंप्लीट फीचर। ये क्या करता है, कई बार आपने मोबाइल पे भी काम करते हुए देखा होगा कि आप कई बार कुछ जैसे अपनी फेसबुक पे स्टोरी डाल रहे हो, या फिर आप काफ़ी जगह पे आपके ऐसा होता है कि ऑटो कंप्लीशन हो रहा होता है।
तो ये फीचर क्या है कि जैसे ही मैंने एस डाला तो ये अपने इंटेलिजेंस से क्या यूज़ कर रहा है कि मे बी मैंने सोनिया ही वापस डालना है, सपोज मैंने सोनू डालना है, तो उस केस में ये यहाँ पे भी अभी भी वेट कर रहा है कि हो सकता है मैंने इसी नेम को लेना हो। जैसे ही मैं आई की जगह पे यू प्रेस करूँगी तो ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैंने नेम लिया, फिर से मैं वाई प्रेस करती हूँ। अगेन ये मेरे से पूछ रहा है कि वाई वाला नेम मुझे यही डालना है, नहीं मुझे ये नहीं डालना। जब तक मैंने एच तक मैं यशवी डालना चाहती हूँ, YASH, लेकिन जैसे ही मैं यू की जगह पे वी डालूंगी, आई डालूंगी, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब सब्जेक्ट के मार्क्स एज्यूम करके चलते हैं कि हमने 100 में से मार्क्स लेने हैं, तो मैं कोई भी रैंडम अभी लिस्ट बना लेती हूँ मार्क्स की, like this, subject 2, subject 3. The only matter I have to type myself is the random marks obtained by the students. Now अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल। हमने अब तक जो किया था वो ये था इक्वल टू, मुझे क्या करना है कि सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ माउस से, इट विल टेक C2 ऑटोमेटिकली, प्लस देन D2 प्लस देन E2, और मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। लेकिन ये सबसे लेंथी मेथड है, इसको मैं वापस आपको बताती हूँ कि इसको और किस तरीके से मैं कर सकती थी। मैं यहाँ पे लिख देती इक्वल टू सम, एक फंक्शन यूज़ करते और उसमें हम यहाँ पे जैसे ही स्टार्टिंग ब्रेसेस देते हैं तो उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है कि इस फंक्शन को किन आर्ग्यूमेंट्स पे काम करवाना चाहते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ भी ले सकती हूँ, जैसे 23,85 इस तरह से, लेकिन मुझे इस रेंज को लेना है। क्यों मैं ये रेंज यूज़ करती हूँ? ताकि ये फंक्शन को मैं जनरलाइज कर सकूँ, क्योंकि मैंने इसको फर्दर कॉपी करना है और मुझे हो सकता है 10,000 के करीब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, तो मुझे जस्ट एक ही बार ये फंक्शन देना पड़ेगा, इसको मैं फर्दर कॉपी कर दूंगी। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। आपके लैपटॉप के ऊपर ऑल्ट की है जो कि स्पेस बार के दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, लेकिन आपकी लेफ्ट साइड की जो ऑल्ट की है वो यूज होगी शॉर्टकट के लिए ऑल्ट एंड देन इक्वल टू साइन। ऑल्ट इक्वल टू करते ही ये अपने इंटेलिजेंस से इसने क्या है कि राइट अप डाउन सब जगह पे देखा, जहां पे इसको प्रॉपर रेंज मिल रही होगी ये सम अपने आप इस रेंज के, मुझे जस्ट क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर की, ऑल्ट इक्वल टू। प्लीज नोट इट डाउन कि हम ऐसे करते हैं, हम एक शीट 2 ले लेते हैं जिसमें हम अपने वो काम नोट करेंगे जो आप शॉर्टकट सीख रहे हो आज। ऑल्ट प्लस equal to sign, it is used shortcut as शॉर्टकट फॉर सम फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट आज के लेक्चर के अंदर जो हमने शॉर्टकट डिस्कस किया, दैट इज ऑल्ट प्लस। अब देखो, जब मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ड्रैग करूँगी। देखो एक तरीका है मेरे पास कि मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके आऊँगी और मैं इसको ड्रैग करूँगी, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन ये भी एक लेंथी तरीका है, तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देती हूँ। इवन आई रिमूव दिस। सिंपली मैं क्या करूँगी, मुझे अब नेक्स्ट टाइम से, मतलब अब इस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, हम हर बार शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको बारी बारी देखना नहीं पड़े पीछे के कौन सा शॉर्टकट था, मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल टू, ऑटोमेटिकली मुझे जस्ट ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करने से सारे के सारे सम मिल जाते हैं। मुझे फंक्शन को देने के बाद उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट इक्वल टू को हम रेगुलर यूज़ करेंगे, ये शॉर्टकट आप नोट कर लो। इस तरह से हम अपने सारे शॉर्टकट्स को नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ
ग्रेड। सपोज मेरे सिस्टम में मुझे ये डालना है कि ग्रेड स्टूडेंट का A, B, C मैं देना चाहती हूँ, या फिर सिंपली अभी के लिए हम A और B ग्रेड लेते हैं। हमें पता है कि ये मार्क्स आउट ऑफ 300 है। सपोज मैं ये देना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट 200 से ग्रेटर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनको मैं A ग्रेड देना चाहती हूँ, और जो 200 से लेस हैं उनको मैं B ग्रेड देना चाहती हूँ। तो इसके लिए भी हम ऑटोमेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, अब मुझे क्या है कि कंडीशन देने की ज़रूरत है। ये देखो कि अब यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है मुझे, हर किसी के लिए A नहीं डालना, हर किसी के लिए B नहीं डालना। आइदर आई विल टाइप A आफ्टर चेकिंग द टोटल मार्क्स मैनुअली, तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कि अगर मैं इसको एक एक को चेक करूँगी कि 200 से लेस है तो B, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कह सकते हो। सपोज आप अभी की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ ग्रेटर मीन्स 199 वाले को भी आप B ग्रेड देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन, जिसको मैं पहले आपको अलग से एक जगह पे समझा देती हूँ। आज जो हम फंक्शन करने वाले हैं इफ़ फंक्शन, ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है, और ये कंप्यूटर लाइन में तो हर किसी का जैसे नर्सरी का एक बेस होता है, वो इफ़ फंक्शन कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है। आप अभी इस लेक्चर के अंदर इतना अच्छे से समझ लो, नेक्स्ट टाइम हमें ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे मैंने दे दी ब्रेसिस, या फिर आप इसको एक बार जनरल तरीके से समझाते हैं। इफ़ ब्रेसिस के अंदर हमारी आती है कंडीशन। इसके बाद मैं ये इंडेंटेशन यूज़ कर रही हूँ, मीन्स मैं थोड़ा स्पेस दे के आगे लिख रही हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की बात है कि ट्रू केस एक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के अंदर हम हमेशा यही यूज़ करते हैं कि जब मुझे कंडीशन बेस पे कोई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, अगर हमारी सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से, तो वो क्या है कि उसको सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन दे देता है। लेकिन मैंने क्या लगा दी, कंडीशन। इफ़ और सिंपल ब्रेसिस, उसके अंदर कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये ट्रू केस की स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। एल्स को मैंने किस लेवल पे रखा, इफ़ कंडीशन के बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फॉल्स केस actions or instructions to be executed. Now these statements will execute if the condition is true. These conditions are executed if the condition is false. तो ये आप एक अच्छे से नोट कर लो कि आपको इसमें विजिबिलिटी कम रहेगी, आप इसमें देखो। अब देखो इफ़ कंडीशन, मैं यहाँ पे कंडीशन देती हूँ कि मेरा कोई सेल है जिसकी वैल्यू 200 से लेस ग्रेटर मैंने कुछ देना है, जैसे इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन 200, देन मैं चाहती हूँ कि मेरे करंट सेल में A ग्रेड आ जाए। एल्स मीन्स जैसे ही ये कंडीशन इवेलुएट होती है फॉल्स, तो ये सीधा स्किप कर जाएगा ट्रू केस के सारे एक्शंस को, ये सीधा एल्स पे आ जाएगा। मीन्स इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये इनको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो सीधा ये यहाँ से इफ़ से यहाँ पे जंप कर जाएगा एल्स पे। मीन्स ये पूरा इफ़ कंडीशन और एल्स के बीच का सेक्शन स्किप हो जाएगा। एल्स ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स ओवरऑल के कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे हमने 2 सेक्शंस दे रखे हैं कि मेरा ये आपको ज्यूम करना है या ये वाला ज्यूम करना है, इनमें से सिलेक्टिवली कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन होगी। अब एक्सेल के अंदर उन्होंने एल्स तो लिया नहीं, एल्स को स्किप कैसे किया है कि हम एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, अब आप ध्यान से देखो कि इफ़ ये जो ब्रेसिस हैं इनके अंदर यहाँ पे जो इस तरह से देखो यहाँ पे कंडीशन है, फर्स्ट सेक्शन, 3 सेक्शन बना लिए। जो ये सेक्शन था कंडीशन का वो यहाँ पे ले लिया, कोमा। जो ये ट्रू केस एक्शंस या इंस्ट्रक्शन थी वो कोमा के सेकंड केस में, ट्रू केस इंस्ट्रक्शंस, राइट, फिर कोमा, फिर फॉल्स केस, इसने एल्स का काम कोमा से करवा लिया।
तो अभी इफ जो फंक्शन है, इफ फंक्शन की ब्रेसिस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमेशा फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर जो भी दिया होता है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिन पे वो फंक्शन को अप्लाई करना होता है। तो इफ ये कंडीशन ट्रू है तो कोमा के बाद की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा और सेकंड के फॉल्स केस को स्किप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा कि ट्रू केस की सारे एक्शंस को स्किप करके एल्स कौन सा होएगा, फॉल्स केस। तो आई थिंक आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया कि उन्होंने एक्सेल के अंदर इफ कंडीशन को सिंगल लाइन स्टेटमेंट बना दिया कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू केस की स्टेटमेंट, फॉल्स केस की, जबकि एक्चुअल में इसका मीनिंग यही है। तो ये एल्स केस चलेगा, ये इफ की ट्रू केस में चलेगा। तो हम आज अपनी एग्जांपल के अंदर ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। देखो अब मुझे लेना है G2 के अंदर, मैं यहाँ G2 में लिखती हूँ इफ। आप इसको अच्छे से फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या देनी है, मुझे कंडीशन देनी है आई विल क्लिक ऑन F2। मुझे किसके बेस पे देनी है कि इफ F2, मैंने ये नहीं लिखा 111 इज ग्रेटर देन 200, मैंने क्या दिया, इफ F2, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इफ ब्रेसिस, वहां पे मैंने दिया F2 ग्रेटर देन 200, ये मेरी कंडीशन है, कोमा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या करना है, मैं डबल कोट्स के अंदर देती हूँ, या फॉर्मूला बार में आप एडिट कर लो इसको अच्छे से, ए, मैं कैपिटल में ए देती हूँ, सॉरी कैप्स लॉक वाज ऑफ, तो कोमा डबल कोट्स में मैं देती हूँ बी। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, मैंने फंक्शन दे इक्वल टू इफ, अगर मेरा F2 सेल है जहाँ पे भी फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल मार्क्स हैं, इट इज ग्रेटर देन 200, आई वॉन्ट ए इन सेल G2। मैं कौन से सेल में टाइप कर रही हूँ, इफ का आंसर उसी के अंदर आएगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो इसने बी कैलकुलेट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने ए को स्किप कर दिया। एक चीज इसमें और न्यू है कि मैंने ए और बी को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज क्यों किया है। जब भी कभी आप कोई टेक्स्ट यूज करते हो एक्सेल के अंदर या कहीं भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, कहीं पे भी हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है न्यूमेरिक वैल्यू से, क्योंकि वो डेटा वैल्यू जो है इन्हीं के बेस पे डिसाइड करता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है या ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो आप डबल कोट्स के अंदर ए लेते हो तो उससे इसको ये पता है कि ये टेक्स्ट है। और उस केस में ये देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने टेक्स्ट एंटर किया तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है इसकी, इस सेल के अंदर ये लेफ्ट अलाइन है, जबकि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो राइट अलाइन है। एक्सेल के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर टाइप, आप इधर देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैंने नेम्स डाले हैं, ये सारे लेफ्ट अलाइन है, जबकि मैंने जब स्टूडेंट आईडी डाला तो वो सब राइट अलाइन है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि हमने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है या हमने टेक्स्ट वैल्यू डाली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इस, आई थिंक यह फॉर्मूला तो आपको इफ समझ आ गया, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू टेक फर्स्ट सेक्शन, अदरवाइज जो सेकंड कोमा के बाद बी है वो इसके अंदर डाले। अब मैं इसको सिंपली क्या करूंगी, मैं इसको ड्रैग कर दूंगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था कि इसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने अब देखा कि यहाँ पे इसने इसके बेस पे कैलकुलेशन कर दी, इसमें इसके, तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कैसे हो गया। मैंने इसको F2 सेल को रेफर किया था कि अगर ये 200 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे इसने F3 ले लिया, F4, और वही मेरी रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो क्या है कि इसने यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस कैलकुलेट किए। जब मैं ये फॉर्मूला G2 से कॉपी करके G3 में लाऊंगी तो ये F2 को F3 बना देगा, G4 में ले आऊंगी तो ये F3 को F4 बना देगा। तो वही मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन किसकी आ जाती है, रिलेटिव एड्रेसिंग। हमारी इस प्रॉब्लम में हमें इस कंडीशन में रिलेटिव एड्रेसिंग की ज़रूरत थी और वो अप्रोप्रिएटली उसने हैंडल कर ली। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें रिलेटिव कैलकुलेशन चाहिए होती है,
उस केस में हम अपने सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाते हैं डॉलर साइन से प्रीसीड करके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब देखो यहाँ पे मेरी जो ये प्रॉब्लम है, इसमें मैंने एक एग्जांपल ली कि मुझे 200 ही लेना है। अब हम एब्सोल्यूट एड्रेस को समझते हैं। ये देखो इसमें मैंने 200 फिक्स कांस्टेंट वैल्यू अपने फंक्शन में ली। देखो इफ़ f2 इज़ ग्रेटर देन 200 और मैंने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की, जो कि एक्यूरेटली उसने कैलकुलेट की। मुझे क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को जनरल बनाना है। हर बार मुझे 200 के हिसाब से नहीं चाहिए। हो सकता है लेटर ऑन मेरा मूड चेंज हो जाता है कि मैं इसका जो कैलकुलेशन है वो 200 की बजाय कुछ और वैल्यू से करना चाहती हूँ। तो मैं जस्ट क्या चेंज करूँगी, अभी जो 200 है मेरा कहाँ पे पड़ा है, H2 के अंदर। तो यहाँ देखो जहाँ आपने 200 लिखा था वहाँ आप लिखने की बजाय क्या करोगे, क्लिक कर दोगे H2। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली है इसमें। अब कंडीशन देखो यहाँ पे, फॉर्मूला बार में ये दिखा रहा है इफ F2 इज ग्रेटर देन H2 मीन्स मैंने दे दिया कि जो टोटल मार्क्स है किसी स्टूडेंट के, अगर वो 200 से ग्रेटर नहीं दिए, H2 से ग्रेटर, मतलब मैंने उसको जनरलाइज कर दिया H2 सेल के बेस पे। कल को H2 के अंदर यहाँ पे 150 होगा तो ये यहाँ अपने आप 150 अपडेट कर देगा, क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों का तो बेनिफिट लेना है। अब कल को अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करते हैं, हो सकता है 250 से अबव वाले को मुझे A ग्रेड देना है, बाकी सबको मुझे B ग्रेड देना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे H2 के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू अगर होती तो सब में चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी मैं इसको पहले ड्रैग करके इसको रीकॉपी कर देती हूँ, ताकि इसने ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम और आपको समझानी है। अब ये इनकरेक्ट कैलकुलेशन मैंने ये आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर जब मैंने H2 सेल लिया तो मैंने इसको कांस्टेंट की बजाय H2 सेल देके, लेकिन H2 को भी तो मुझे फिक्स करना था। ये H2 को रीकैलकुलेट कर रहा है, इसलिए ये सारे ग्रेड्स इसने B में, यहाँ पे तो इसका करेक्ट कैलकुलेशन है फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए देखो ये 182 वाले को ये A ग्रेड क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने H2 की जगह पे H3 ले लिया। यहाँ पे इसने यहाँ पे H4 को रेफर कर रहा है, यहाँ पे H5, क्योंकि इसने इस सेल को भी H2 को भी इसने रीकैलकुलेट कर दिया अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ G2 टू H2, G3 H3, G4 H4। मुझे F के केस में ये चाहिए था कि जब ये ग्रेड कैलकुलेट कर रहा था, तो जब मैंने कॉपी किया फॉर्मूला, तो कंडीशन में जहाँ पे F2 है वहाँ पे मुझे F3 F4 को ही रेफर करना था, इसलिए मुझे रिलेटिव एड्रेसिंग की ज़रूरत थी। लेकिन जब मैंने H2 लिया तो मुझे 200 तो सब में फिक्स ही चाहिए। तो मुझे क्या करना था, ओरिजिनल एक फॉर्मूला जो मैंने G2 में बनाया उसको मुझे अच्छी तरह से सोच के यहाँ पे कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत थी। और मैंने आपको सिखाया था कि एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको मैनुअली डॉलर साइन से प्रीसीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या प्रेस कर सकते हो, F4 की। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को अगर वापस से कॉपी करूंगी तो आपके ग्रेड्स बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट हो गए। रीज़न बीइंग कि H2 जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट है, इसी तरह से H2 यहाँ पे भी एब्सोल्यूट, कहीं पे H2 को वो रीकैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि 200 तो मुझे एज इट इज़ ही चाहिए। लेटर ऑन देखो अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे 250 करती हूँ। आप ग्रेड्स को ध्यान से देखो, आपको ग्रेड्स को देखना है। मैं यहाँ पे 280 कर देती हूँ। देखो सिर्फ मुझे क्या करना है, 280 से अबव वालों को A ग्रेड देना है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे किसी का भी A ग्रेड नहीं है, मुझे 210 वाले को देना है, 210 से ग्रेटर। तो देखो ये करेक्ट कैलकुलेशन है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक इसी इफ फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या कर लिया कि रिलेटिव एड्रेसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। एक सिंपल चीज़ नोट कर लो कि हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ता है कि किसी फंक्शन के अंदर हम जो सेल एड्रेस देते हैं उसको हम इसलिए एब्सोल्यूट बना देते हैं कि वो जहाँ भी कॉपी करें उस जगह पे हमें वही कांस्टेंट एक ही सेल की वैल्यू को उठाना है।
उसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है या उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम उस वैल्यू को, एक ही वैल्यू को चेंज करके हम उसको सारे फॉर्मूले में वापस से उस कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। लेकिन रिलेटिव एड्रेस हमें तब करना होता है जब इस तरह का केस होता है कि मुझे यहाँ पे जो मैंने G2 सेल में F2 के बेस पे कैलकुलेशन करनी है, G3 के बेस पे F3, G3 में F3 के बेस पे, तो मुझे फर्दर चाहिए, तो वहाँ पे मैंने जो ये है G2 के अंदर F2 को मैंने इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं बनाया, मीन्स मैंने F2 को रिलेटिव रहने दिया ताकि ये रिकैलकुलेट हो जाए। अब आप ध्यान से इस इफ फंक्शन को देखो, आपका जो इफ कंडीशनल कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो कंडीशन बेस है। आपको एक फॉर्मूला सभी सेल्स पे अप्लाई नहीं करना है, डिपेंड करता है कि एक कोई और रेंज है, जैसे F की रेंज है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके बेस पे हमें A या B ग्रेड चाहिए। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिलेटिव एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग हमें कैसे कैसे अप्लाई करनी है। हम और भी एग्जाम्पल करेंगे। आप इसका एक शॉर्टकट नोट करो। एड्रेसिंग मोड्स को चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, इसका शॉर्टकट आप यूज करते हो F4 की। टू एडिट करंट सेल एड्रेस, एड्रेस सेल कंटेंट्स, आपने क्या सीखा था, F2 की। आप इसको, एक चीज़ और है, हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, किसी पे भी डबल क्लिक कर देंगे वर्टिकल बार पे, तो सभी अपने अपने रेंज में आ जाएंगे। देखो जितना जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। इसको मैं डिलीट करके यहाँ लिख देती हूँ। तो अभी हमने क्या किया, देखो ये जो है यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये नोट कर लो, ऑल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्टकट फॉर सम फंक्शन। आपको सिंपली मैंने सिखाया कि आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, उस रेंज के अंदर आप सिर्फ ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करोगे तो सारे लेफ्ट या अपवर्ड्स जो भी वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट कर देगा। आज हमने सिर्फ लेफ्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखा क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें ये कोई मीनिंग लगता नहीं है कि जैसे हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 को भी टोटल लगा दें, ये तो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हुए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये यूज़ करना चाहते तो इस रेंज को सिलेक्ट करके आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते तो ऐसे ये अपवर्ड भी रेंज चेक कर लेता है। तो इसने ये बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन कर दी। देखो ये जो प्रॉब्लम हमने की है इसमें हमने वेयर टू यूज़, ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है कि वेयर टू यूज़ रिलेटिव, सॉरी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लेवल पे अब करनी है इस एग्जाम्पल के बाद। रिलेटिव एड्रेस एज वेल एज एब्सोल्यूट एड्रेस इन अ फॉर्मूला और फंक्शन। अभी तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मूला एंड अ फंक्शन। हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो नेम्ड फॉर्मूला है, किसी फॉर्मूला को हमने नेम दे दिया और उसको हमने किस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे अप्लाई कर दिया तो वो एक फंक्शन है। फंक्शन का हमेशा एक नेम होगा, उसके साथ ब्रेसिस, सिंपल ब्रेसिस मीन्स गोल ब्रैकेट्स जिसको आप बोल देते हो, और राउंड ब्रैकेट्स के साथ आप क्या उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दोगे, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स का प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है कि उसको कैसे देना है। जैसे कि मैंने इफ फंक्शन यूज़ किया
तो इफ फंक्शन के अंदर मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं ट्रू केस की स्टेटमेंट्स को पहले दे दूं, फिर कोमा, फिर कंडीशन, और फिर उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। इसको आप चेंज नहीं करोगे। और दूसरी बात यह है कि जब तक आपको इस इफ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट या फंक्शन की समझ नहीं आती, इसका फर्दर और भी इसमें नेस्टेड इफ्स हैं, इसमें एंड और कंडीशंस हैं, हम इनको और डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको यहाँ तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको फर्दर आज के लेक्चर में नहीं करवा रही हूँ। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें और इम्प्रूवमेंट सिखाती हूँ। जैसे ये मैं शीट बना रही हूँ, तो आप इसको थोड़ी फॉर्मेट कर लिया करो कभी भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स को कर रहे हो। एक चीज़ और है कि जब आप सेल के किसी भी कॉलम के राइट में जो वर्टिकल बार है उस पर माउस का पॉइंटर लेके आते हो, डबल क्लिक करते हो, तो ये एडजस्ट कर देता है मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेस में। जैसे मैं सी को देखो यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, तो मैं एक एक को करने की बजाय क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे माउस का पॉइंटर बी पे लेके आ रही हूँ। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी है, तो मैं यहाँ पे ए पे लेके आऊँगी और इस तरह से मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड टू एडजस्ट ऑल द सेल कंटेंट्स इन ऑल द कॉलम्स। यहाँ पे किसी भी एक सेल के राइट साइड की बार पे आप डबल क्लिक कर दो, सभी के सभी आपके मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। अब आपको और क्या करना है कि मान लो कि मुझे इसको फॉर्मेट करना है। अब देखो जैसे ये है, मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करती हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कह लो कि हाईलाइट कर देती हूँ, मैं इसको किसी और तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ कोई कलर लेके। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मैं ग्रेड में एक सिस्टम के साथ इसको कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, होम टैब के अंदर, यहाँ पे ये होम टैब है, देयर इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेस्ट सेल रूल्स। हाईलाइट करने हैं मुझे सेल्स को, लेकिन कुछ रूल देने हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स किसी को रेड करना है, ग्रीन करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, उसका फॉर्मेट कुछ और देना है, लेकिन मेरी कंडीशन है मैं फॉर्मेट डायरेक्ट सारे कॉलम पे अप्लाई नहीं करूँगी जो रेंज मैंने सेट किया है। आई हैव टू गिव सम रूल फॉर हाईलाइटिंग सेल्स। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जिसके अंदर ए है, मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसके ऊपर आ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स द टेक्स्ट विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, देखो सिर्फ वही सेल्स जहाँ पे ए टेक्स्ट था इसने हाईलाइट कर दिया। वापस मैं जाती हूँ सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं यहाँ पे देती हूँ बी। आई वॉन्ट येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट फॉर द सेल्स कंटेनिंग टेक्स्ट बी। तो इस तरह से लेटर ऑन आपका मान लो कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, 150 कर दिया। जैसे यहाँ पे चेंज हुआ ये फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट ए था मैंने दे रखा है कि वहाँ पे मुझे पिंक कलर चाहिए। तो इस तरह से आपके जब बल्क में रिकॉर्ड्स होंगे तो आप उनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बड़े अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कि कौन से स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है, कौन से को बी मिला है। अब देखो मैंने आपको इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ये बताया था कि एक्सेल का सबसे बेनिफिशियल फीचर है ऑटो रीकैलकुलेशन। आज हमने देखो यहाँ पे मैं 150 की जगह पे यहाँ 210 कर देती हूँ, तो ये सेल्स के अंदर एक तो ग्रेड कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग को भी कंडीशन के बेस पे ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे अपडेट करती हूँ, मैंने 80 कर दिए, ठीक है, तो कैलकुलेशन अपनी आप अपडेट हो रही है। मैं यहाँ पे 99 करती हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो रही है। इसी तरह से सपोज करो मैं यहाँ पे टोटल में अपडेट हो। अब देखो मान लो कि कोई स्टूडेंट की कैलकुलेशन इस तरह से हो जाती है कि उसके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे मैं 99 देते ही यहाँ पे 235 हो गए मार्क्स, और साथ के साथ जितने भी डिपेंडेंट फॉर्मूलास है वो सारे रीकैलकुलेट हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपको जब बेस बनाना है, जब आप अपनी शीट तैयार कर रहे हो उसके अंदर जब आप सबसे पहली बार फॉर्मूलाज बनाते हो डिपेंडिंग अपॉन अदर सेल्स,
तो आपको रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार आपने जब उसको स्टेबल डेटा में कन्वर्ट कर लिया तो आपको रीकैलकुलेशन की कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपने कोई भी चेंज करना है, आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो। जितनी डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं वो सारी रीकैलकुलेट होती रहेंगी, इवन फॉर्मेटिंग भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको अच्छे से अच्छे इसके बेस पे प्रैक्टिकल्स लेके आऊँगी वो आपको अच्छे से समझ आए। और इन लेक्चर्स में जितना भी काम हम करेंगे वो सब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपके काम आने वाला है। जहाँ तक शॉर्टकट्स की बात है वो आपको धीरे धीरे करते करते ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हमने एक चीज़ और देखी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको जस्ट हमने टच किया इस टॉपिक को, इसको हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे है, आप होम टैब में जाके फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे हमने किया टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो ज़रूरी नहीं हमने टेक्स्ट के बेस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने ये भी देनी हो सकती है कि जिन सेल्स के अंदर रेंज 20 से 80 है, मैंने ये देना हो सकता है जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स है। जैसे अभी के लिए आप देख सकते हो मैं ये देती हूँ कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 90 से अबव हैं उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। जिन स्टूडेंट्स के इस सब्जेक्ट में 90 से अबव हैं तो उनको हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी आज के लिए आप इसके बेस पे ट्राई करो। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इफ़ फंक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है और आपको लेटर ऑन बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको अप्लाई कर करके देखेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार इफ़ फंक्शन का फर्दर नेस्टेड इफ्स और एंड और कंडीशन के साथ आपको करवाने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए आप ये नोट डाउन कर लो कि आज हमने एड्रेसिंग मोड्स को देखा, जिसके लिए शॉर्टकट की है F4 की। ये आप शॉर्टकट्स को ही प्रेफर करो। आप एड्रेसिंग मोड के लिए जाके कॉलम के नेम के आगे डॉलर लगाओ, फिर रो के आगे। तो अभी से ही हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट्स को रोज़ रोज़ अप्लाई करेंगे। F4 कीज फॉर चेंजिंग द एड्रेस मोड्स फ्रॉम relative to absolute to mixed, whatever you want. To edit current cell contents हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे या फिर डबल क्लिक इन द करंट सेल टू एडिट द कंटेंट्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम होम टैब में जाएंगे। अब आपको आज के लेक्चर से सबसे बड़ी जो चीज़ मिली है, वेयर टू यूज रिलेटिव एड्रेस एज वेल एज एब्सोल्यूट एड्रेस इन अ फॉर्मूला और अ फंक्शन। ठीक है, एक हमने आज चीज़ जो की, जिसकी जस्ट मेरे हिसाब से अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है, दैट इज़ इफ़ फंक्शन। लेकिन अभी जब तक ये आपको बेस इफ़ फंक्शन समझ नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं कर सकोगे। तो इसके लिए आप ये भी नोट कर लो। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि एक्सेल में जो बेस मेथड है उसको कैसे यूज़ किया गया। ये देखो, इफ़ कंडीशन, ट्रू केस, एल्स और एल्स को कोमा के साथ, ये इफ़, ये जो है एक्सेल के अंदर आप यूज़ करते हो। सिंगल लाइन के अंदर एक इफ़ कंडीशन को कंप्लीट करना, इस पूरी इफ़ कंडीशन को। अभी हम इस वर्कशीट को सेव कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं प्रैक्टिकल 1 नेम दे रहे हैं। हमारी ये प्रैक्टिकल 1 आज हमने पहली बार प्रैक्टिकल किया है। जितने भी पिछले लेक्चर्स थे उनको सबको हमने रिवाइज़ किया अच्छे से। अगर आप इसी तरह से चाहते हो कि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को खुद भी नोट डाउन करो और अपने कलीग्स में जाके आप इनको शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोटिवेशन इसी से मिलता है। अगर आप मोटिवेट करोगे तो आपको इसी तरह के देखो, एक लेक्चर के लिए आपके लेवल पे आके पढ़ाना, जब हमारी जो मास्टर डिग्री करने के बाद हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें जैसे इफ़ वगैरह को हम ज़ीरो से स्क्रैच से पढ़ाते हैं, तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जब आप इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।